बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट कम सोशल केस वर्कर जॉब 2021 के सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर केपी के चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट 2010 कंटिन्यू है। आज हमारा लेक्चर 2 है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद जो लेक्चर हैं वो भी आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और मैंने ये भी फैसला किया है कि जो इस लेक्चर्स के बाद एक दो टेस्ट भी लाजमी MCQs बेस्ड आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको आप जो है वो हल करके अपनी तैयारी भी देख सकेंगे आपके एक्ट के ऊपर कितनी तैयारी है। तो आज हमारा पार्ट 2 है, सेक्शन 3 से 8 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर कमीशन को डिस्कस करेंगे। कमीशन बेसिकली आप यूं कह लें कि एक कुछ लोगों का एक ग्रुप होगा जो इस पूरी की पूरी एक्ट के लेके चलेगा और इसके ऊपर जो है वो अपनी निगरानी रखेगा कि सारे असूलों के तहत हो ये रहे हैं या नहीं। तो ये एक बंदा इसको कंट्रोल नहीं करता, बाकायदा एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो इसको कंट्रोल करते हैं। हम उसकी कंपोजिशन भी देखते हैं आगे, तो उसको हम कमीशन कहते हैं। तो सबसे पहले तीसरा सेक्शन कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कमीशन, कमीशन को बनाया जाए। कौन बनाएगा जी? गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है जी। तो पहला काम आगे है, कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है, कमीशन को। कौन सी गवर्नमेंट? केपीके की गवर्नमेंट बनाएगी। उस कमीशन का नाम क्या होगा? उस कमीशन का नाम होगा केपीके चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर कमीशन। अच्छा, अब दूसरा काम, कमीशन को क्या दिया जाएगा? कमीशन को लैंड दी जाएगी, जमीन दी जाएगी लॉ के तौर पे, और उस वो प्रॉपर्टीज रखेगी, और जिसमें प्रॉपर्टीज मूवेबल भी प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। साथ उसको पावर दी जाएगी कि वो इस एक्ट के तहत अपने सारे मामलात को संभालें। दूसरा जी, गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको देगी, ट्रांसफर करेगी कोई लैंड या बिल्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी पैसे के। किसको? कमीशन को। और उसको क्या कहेगी कि भाई ये तुम्हारा इदारा है, यहाँ पे तुम दफ्तर खोलो, यहाँ पे तुम अपना हिसाब किताब बनाओ। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कमीशन पहला काम हो गया। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ द कमीशन, कमीशन कितने लोगों पर मुश्तमिल होगा? तो सबसे पहले है ये टोटल मैंने गिने थे तो 15 लोग थे, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, वो भी मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहले होगा चेयरमैन। चेयरमैन कौन होगा जी? मिनिस्टर होगा सोशल वेलफेयर एंड वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। तो जो ये मिनिस्ट्री है, वजारत आप इसको कह लें, बहबूद आबादी और तरक्की निस्वां की जो वजीर होगी या होगा, तो उसको इस कमीशन का चेयरमैन बनाया जाएगा, यानी वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन होगा। जिस हुकूमत का भी आएगा जो वजीर होगा वो चेयरमैन होगा। फिर इसी डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट कौन सा है जी? सोशल वेलफेयर एंड वुमेन डेवलपमेंट। इसी डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरी होगा वो इस कमीशन का वाइस चेयरमैन का ओहदा उसके पास होगा। तो चेयरमैन हो गया मिनिस्टर, और उस मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है वो हो गया वाइस चेयरमैन। इसके अलावा बाकी सेक्रेटरी भी हैं, जिसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट के? फाइनेंस डिपार्टमेंट का, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट होम एंड ट्राइबल एरियाज डिपार्टमेंट का। इसके बाद लॉ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट का। तो ये 3 और सेक्रेटरी हो गए। इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इसका जो सेक्रेटरी होगा। और अगला डिपार्टमेंट है एलिमेंट्री एंड स्कूल एजुकेशन, यानी वजीर तालीम का जो सेक्रेटरी होगा, ठीक है, महकमा तालीम का जो सेक्रेटरी होगा, ठीक है, वो। तो अब ये एक तालीम वाला हो गया, एक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाला हो गया, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाला हो गया, एक लॉ जो पार्लिमानी अमूर और इंसानी हकूक डिपार्टमेंट का हो गया, ठीक है, एक ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट का हो गया, एक जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट का हो गया, और एक ऐसी अपनी वजारत का हो गया। तो ये जो आपके सामने डिपार्टमेंट्स के नाम, ये इनके जो सेक्रेटरी होंगे वो ऑटोमेटिकली मेंबर हो जाएंगे, और इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है एक्स ऑफिसियो मेंबर। अब एक्स ऑफिसियो मेंबर क्या होता है ये भी ज़हन में रखिएगा। एक्स ऑफिसियो मेंबर वो होता है जिसके पास ऑलरेडी एक ऑफिस हो और उस ऑफिस की वजह से उसको एक और ओहदा मिल जाए, उसे एक्स ऑफिसियो मेंबर कहते हैं। यानी ये अपनी जगह पे सेक्रेटरी हैं, ठीक है, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर, और अपने अपने डिपार्टमेंट्स में सेक्रेटरी होने के बावजूद उनको इस कमीशन का भी एक मेंबर बनना पड़ रहा है। तो एक ओहदा होने की वजह से दूसरा ओहदा मिलना हो तो इसको हम एक्स ऑफिसियो मेंबर कहते हैं। तो ये सरकारी मुलाजमीन होंगे, 1 2, ठीक है, 3 4 5, और ये वाला सेक्रेटरी जो वाइस चेयरमैन भी है, तो ये 7 6 मेरे ख्याल से जी 6। तो ये 6 जो हैं ये तकरीबन आपके एक्स ऑफिसियो मेंबर्स आ जाएंगे,
ठीक है। ये तो मिनिस्टर है ना, ये तो MNA होगा, MP होगा ना KPK असेंबली का, ठीक है, इसको आप नहीं ले सकते, तो ये सरकारी मुलाजिम आ जाएंगे। अब आ जाए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कोई सिविल ऑर्गेनाइजेशंस या मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली KPK असेंबली का मेंबर हो यानी MP हो, या कोई लॉयर यानी कि वकील हो, या कोई आलिम उलमा हो, तो इनके बुनियाद पर ये सिविल ऑर्गेनाइजेशन MPs लॉयर्स और जो है लॉयर्स और उलमा के में से 6 बंदे जो हैं वो बनाए जाएंगे जिनको मेंबर कहा जाएगा। और ये बनाएगा कौन, इसके भी आगे हम बात कर लेंगे। तो ये मेंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये 6 बंदे से ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए, कम अज़ कम जो है मैक्सिमम जो है वो 6 बंदे होने चाहिए, कम भी हो सकते हैं, तो कम अज़ कम जो है वो 6 जो है वो मेंबर होंगे जो इन फील्ड में से चुनेगा। कौन चुनेगा मैं बता देता हूँ, गवर्नमेंट, आगे लिखा भी हुआ है, हम पढ़ते हैं। फिर एक होगा जी चीफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, जिसका ओहदा सेक्रेटरी भी होगा इस पूरी कमीशन का, और साथ साथ मेंबर भी होगा। तो इस तरह करके 1 6 7 7 और 2 9 9 और 5 14, ठीक है, ये तकरीबन 14 बन रहे हैं, ठीक है। तो ये 14 जो हैं ये क्या होंगे, इस कमीशन का बनाएंगे, पूरा का पूरा कमीशन बनाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर पॉइंट हो गया है। अब जो ये वाले 6 मेंबर हैं, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, तो ये देख लें। इसकी अपॉइंटमेंट बता रहे हैं, ये क्लॉज H, ये H क्लॉज था, इसके अंदर अपॉइंटमेंट बता रहे हैं किस तरह होगी। ये अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। ये जो 6 मेंबर है इसको कौन कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो अब सवाल पैदा होता है कि इनको कौन करेगा, सेक्रेटरी को कौन करेगा, इस सेक्रेटरी को, भाई ये तो ऑलरेडी ओहदों पे है ना, इस पे तो आपने इसको तो अपॉइंट कोई नहीं करेगा, ये तो जो हैं वही ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये जो 6 मेंबर है इनके ऊपर सवाल पैदा हो रहा है, तो ये बता रहा है कि ये गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी किन लोगों को, जिनका चिल्ड्रन अफेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा रेपुटेशन होगी, बहुत ज़्यादा काम होगा, और इनमें से कम अज़ कम यानी 6 में से जो 3 हैं, एटलीस्ट जो 3 हैं वो कौन होंगी, वुमन होंगी, औरतें होंगी। यानी ये जो 6 मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो 6 मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ये कम अज़ कम जो है इसमें से 3 जो है वो औरतें होंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है जी, कमीशन के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा, किसका, अपने सेक्रेटेरिएट का भी, पूरे कमीशन के अफेयर्स का भी, और उसके नीचे जो इंस्टीट्यूशंस हैं और उसके नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, तमाम के तमाम के ऊपर इसको एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है इस पूरे कमीशन का, ठीक है जी। कितने दिनों के लिए ये कितने अरसे के लिए ये अपॉइंट होंगे, अब अपॉइंट कितने अरसे के लिए होंगे, 3 साल के लिए, और 3 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं और 2 लगातार टर्म्स अपनी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक 3 साल हो गए, उसके बाद मजीद 3 साल के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है, कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स के लिए भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। मगर कौन से, भाई ये वाले, ये जो 6 मेंबर्स हैं इनकी बात हो रही है, ये तो परमानेंट रहते हैं, इनकी बात, एक्स ऑफिसो मेंबर्स की ये बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है, इन 6 मेंबर्स की। ये जो 6 मेंबर्स हैं, ये 6 मेंबर्स जो हैं ये 3 साल के लिए मुंतखब होते हैं, एक्स ऑफिसो मेंबर्स का यहाँ पे जिक्र नहीं है, ठीक है जी। कमीशन क्या करेगा, मीटिंग करेगा, कब मीटिंग करेगा जी, क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस मतलब कि चौथाई हिस्सा, साल का चौथाई हिस्सा 3 महीने, हर 3 महीने के अंदर अंदर ये एक दफ़ा मीटिंग लाजमी करेंगे, ताकि देखें कि सारे काम शाम सही हो रहे हैं कि नहीं। मीटिंग का प्रिजाइडिंग कौन करेगा, मीटिंग स्टार्ट कौन करेगा, प्रिजाइड कौन करेगा, तो चेयरमैन जो है, जो वजीर होगा वुमेन डेवलपमेंट वाले डिपार्टमेंट का, जिसकी हमने सबसे पहले बात की थी, वो प्रिजाइड करेगा। अगर वो नहीं है, ठीक है, अगर वो नहीं है तो फिर कोई प्रेजेंट मेंबर्स हैं उसमें से इलेक्शन करा के भाई कोई भी बंदा जो है वो मुंतखब होके प्रिजाइड कर सकता है मीटिंग को। 6 मेंबर्स इंक्लूड, अच्छा, अब जब भी मीटिंग होगी तो कम से कम 6 मेंबर्स जरूर होने चाहिए। कॉरम जो है वो 6 मेंबर्स का होगा, जिसमें 3 एक्स ऑफिसों का होना बहुत लाजमी है, ठीक है। 3 एक्स ऑफिशियो होंगे तो तब भी ये मीटिंग जो होगी 6 मेंबर्स का कम से कम होना जरूरी है। सारे के सारे जो वोट होंगे या डिसीजन होंगे वो मेजोरिटी ऑफ वोट्स पे चलेंगे, और चेयरमैन अपना वोट तब देगा जब सारे के सारे वोट बराबर हो जाते हैं। यानी अगर 6 बंदों ने वोट दे दिए हैं तो अब साथ एक वोट जो है उसको टाई करने के लिए, उसको टाई ब्रेक करने के लिए, तो फिर वो जो कमीशन चेयरमैन होगा वो अपना वोट दे सकता है। अच्छा जी, गवर्नमेंट के पास इख्तियारात है कि वो किसी भी मेंबर को, जो ये हमारे पास 6 मेंबर है ना, ये वाले मेंबर्स, किसी भी इन 6 मेंबर्स को हटा सकती है, रिमूव कर सकती है अगर उसका जो है किसी भी वजह से, ठीक है। और अगर वो रिमूव हो जाता है तो हुकूमत 1 महीने के अंदर अंदर
उसको दोबारा अपॉइंट कर जाएगी, उसकी जगह नया बंदा लेके आएगी। अब नया बंदा कितने अरसे के लिए आएगा? वो आएगा अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ हिज प्रीडिसेसर, जिसकी जगह वो आया है। मिसाल के तौर पे एक आलिम जो है उसको आपने यहाँ पे मुंतखब किया, एक आलिम को, वो मेंबर बना हुआ है, 1 साल के बाद उसको हटा दिया, तो अब उसकी जगह नया बंदा आएगा। तो नया बंदा 3 साल के लिए नहीं आएगा, अब 1 साल तो ये पूरा कर गया था, अब इसके बाद 2 साल रह गए थे, तो जो नया बंदा इसकी जगह आएगा तो वो उस अरसे के लिए आएगा जितना अरसा रह गया होगा। ये बात यहाँ पे लिखी है कि अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ हिज प्रीडिसेसर, जिसकी जगह आ रहा है जितना उसका अरसा रह गया उतना ही उसको जो है उतने अरसे के लिए वो मुंतखब नया वाला होगा। अगर कोई मेंबर जो है वो रेजिग्नेशन देता है तो रेजिग्नेशन किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा, हुकूमत को वो अपना दे सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द कमीशन। के कमीशन के पास क्या क्या इख्तियार हैं? ढेर सारे इख्तियार हैं, मैं बहुत प्रिसाइसली जो है वो आपके सामने लेके चलता हूं। सबसे पहले कि ये इफेक्टिव सुपरविजन एंड कोऑर्डिनेशन करेगा, किस मामले में? ताकि बच्चों की डेवलपमेंट हो सके, एक्टिविटीज प्रोग्राम हो सके, प्रोटेक्शन हो सके, सर्वाइवल हो सके, पार्टिसिपेशन हो सके। ये हम सारी चीजें डेफिनेशंस में भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, इफेक्टिव सुपरविजन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, किसके? चाइल्ड राइट्स मैटर्स के बारे में। दूसरा ये कोऑर्डिनेट करना, किसके साथ? नेशनल कमीशन ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन। ये नेशनल कमीशन फेडरल के अंदर आता है, ये वफाक का पूरे पाकिस्तान का, तो इसके साथ उसका कोऑर्डिनेशन हो। तीसरा जी, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, किसके लिए? प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन, इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन। इसके लिए नई नई पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना बच्चों की प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन और री इंटीग्रेशन के लिए। चौथा काम, रिव्यू करना तमाम सूबाई कानून को जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं। अगर कोई कानून गलत है या पसंद नहीं है तो उसको नया प्रपोज करना, नया लॉ को, ठीक है। और मेन मकसद क्या होना चाहिए? ताकि बच्चों की जो है वो प्रोटेक्शन हो सके और प्रमोट कर सके, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सके। अब जितने भी लाभ, यानी कि उन लॉज, पहले वाले लॉज को रिव्यू करना और जो नए लॉ बन रहे हैं उन लॉज के ऊपर उन लॉज को प्रपोज करना, नए लॉज बनाना और देखना कि सारे के सारे लॉज जो हैं वो किसके मुताबिक हो? कॉन्स्टिट्यूशन, आइन किसका? पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होने चाहिए, या और पूरी की पूरी जो है वो तामील करते हो किसकी? इंटरनेशनल कन्वेनेंट एंड कमिटमेंट्स, जो हमने इंटरनेशनल जो असूल हैं चाइल्ड राइट्स के बारे में, उसके मुताबिक भी होना चाहिए। साथ साथ ये बात भी लिख दिया कि कोई भी ऐसा ना हो जो इस्लाम के खिलाफ हो, कोई ऐसा कानून नहीं बनाना जो इस्लाम के खिलाफ हो, ठीक है जी। पांचवा काम क्या करेगा जी? प्रोवाइड करेगा टेक्निकल कहाँ गया? प्रोवाइड करेगा टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है, टेक्निकल और किसी और तरह की सपोर्ट जो होगी वो देगा, ताकि बच्चों में लोगों में अवेयरनेस आए और एजुकेट करें लोगों को अबाउट द चाइल्ड राइट्स। और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लें, लेक्चर्स का सहारा लें, सेमिनार्स का सहारा लिया जाएगा। फिर क्या काम है? मॉनिटर करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा, वायलेशन कोई ना हो, कोई भी कानून की जो है वो पासदारी जो है वो कोई कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी जो है वो ना हो, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के हैं। इसमें पोर्नोग्राफी वाली बात भी है, प्रोस्टिट्यूशन वाली बात है, एक्सप्लॉयटेशन वाली बात भी है, सेक्सुअल अब्यूज वाली बात भी है। ये सारी बातों को सामने मद्देनजर रखते हुए इस बात को जोर दिया जाएगा कि इस कानून जितने भी बनाए गए हैं उसकी कोई खिलाफ वर्जी ना की जाए। और क्या काम है जी कमीशन का? कमीशन का एक और काम है कि इस्टेब्लिश करे, बनाए, मैनेज करे, उसको चलाए, उसकी निगरानी करे, किसकी? कंट्रोल्ड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। ये अगले लेक्चर में हमने पढ़ना है कि कंट्रोल चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट क्या होता है। तो उसको कंट्रोल करना, उसको सुपरवाइज करना, उसको मैनेज करना और इस्टेब्लिश करना, ये काम भी कमीशन ही का है, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स को, ठीक है जी। फिर साथ क्या करना जी? मुहैया करना है जी प्रोटेक्टिव मेजर्स, ताकि बच्चों को फूड, शेल्टर, एजुकेशन और ट्रेनिंग वगैरह सही मिल सके और बाकी जितने भी चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन हैं उनके अंदर ये चीज़ें चल सके। मना करना जी, रोकथाम करनी है किस चीज़ की? फिजिकल एंड कॉर्पोरल पर पनिशमेंट किसी किस्म की ना हो जिसके नतीजे में बच्चे की ज़िंदगी और जहनी और रूहानी और इखलाकी जो है वो मसाइल पैदा हो रहे हो। तो उससे बेहतर है, उससे बचाने के लिए जो भी कॉर्पोरल पनिशमेंट है उसकी रोकथाम किया जाए। फिर जी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना एक और काम है कमीशन का। भाई खर्चा पानी जितना भी है इंटरनेशनल और नेशनल एजेंसी से आ रहा है तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन, वेलफेयर और राइट्स के प्रोग्राम में उसको पैसा जो है वो खर्च करना, ठीक है।
फिर रूल्स और प्रोसीजर बनाना अच्छे वाले, ताकि किसके लिए, बच्चों की बर्थ रजिस्ट्रेशन हो, और उन बच्चों की जिनकी डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन बच्चों की भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कर सके, ताकि उनको भी कोई नाम वगैरह मिल सके। मजीद क्या है जी, टू रिफॉर्म, मॉनिटर एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ अ चिल्ड्रन इन रेजिडेंटल केयर। अगर कोई बच्चा रेजिडेंटल केयर में है तो उसकी जो है मॉनिटर करना, या अगर कोई जुवेनाइल डिटेंशन यानी कैद में है, बच्चों की जेल में है, तो उसको भी मॉनिटर करना, और उसके इसको भी रिफॉर्म यानी इसके अंदर भी इस्लाहात लेके आना। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे। अब मैं इसको ज़रा एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये सारी की सारी पावर्स हैं, ठीक है। पहली इफेक्टिव सुपरविजन एंड कोऑर्डिनेशन है चाइल्ड राइट्स की, दूसरा नेशनल कमीशन ऑफ राइट्स चिल्ड्रन राइट्स के साथ कोऑर्डिनेशन है, फिर बात कर रहे हैं किसके ऊपर, पॉलिसीज़ बनाने के ऊपर, फिर बात कर रहे हैं कानून की नज़रसानी के ऊपर या नया कानून बनाने के ऊपर, फिर टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, फिर इसमें मॉनिटर करना, इम्प्लीमेंटेशन करना कि किसी कानून की खिलाफ वर्जी ना हो, फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाना और उसके चलाना, ये भी इस कमीशन का काम है, फिर प्रोटेक्टिव मेजर करना ताकि खुराक वगैरह बच्चों को सही पहुंचे, फिर फिजिकल और कॉर्पोरल पनिशमेंट को ख़त्म करना, फिर उसके बाद एक और काम है कि भाई खर्चा पानी जितना भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको संभालना, उसको चलाना, फिर उसमें जो रूल्स वगैरह हैं बर्थ रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, या जो बच्चे जिनके माँ बाप उनको नहीं रखते उनकी रजिस्ट्रेशन के जरिए तो उनको भी इम्प्रूव करना, रूल्स बनाना, और साथ ऐसी इस्लाहात करना जो बच्चों के जो कैद हैं बच्चे बच्चों वाली जेलों में है उसको भी जो है वो बेहतर बना सकना। तो ये काम सारा का सारा कमीशन का आता है। और कमीशन इस लिहाज से अगर कोई बंदे जो हैं एम्प्लॉयज़ जो हैं वो करना चाहता है, भर्ती लोग लेना चाहता है, तो वो ले सकता है, इस एक्ट के थ्रू जो है वो कर सकता है, और फिर उस एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस वगैरह को भी चेक करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी चीफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब कमीशन सारों की बात कर रहे थे, जब कमीशन की बात थी तो सबकी बात हो रही थी। अब सिर्फ चीफ प्रोटेक्शन ऑफिसर जो हमने एंड में पढ़ा था, जो सेक्रेटरी भी था और मेंबर भी था, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये वाला चीफ प्रोटेक्शन ऑफिसर जो हमने सेक्रेटरी एंड कम मेंबर पढ़ा था, यानी सेक्रेटरी भी था मेंबर भी था। अब इसकी बात हो रही है, ये पूरा का पूरा पांचवा जो है डिटेल में आपके सामने आएगा। अच्छा जी, चीफ प्रोटेक्शन के बारे में पहला क्या है कि वो अपॉइंट कौन करेगा जी, गवर्नमेंट, ठीक है। उसका ओहदा क्या होगा, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेक्रेटरीट ऑफ द कमीशन, कमीशन का सेक्रेटरीट का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक है। और उसको स्टाफ और तमाम चीज़ें दी जाएंगी, वो तमाम स्टाफ देगा और फैसिलिटेशन देगा, कमीशन को उसका काम है, ठीक है। फिर क्या जी, इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो रूल्स के मुताबिक जो तय होगी वो उसकी क्वालिफिकेशन होगी। इसके पास जो है वो तमाम पावर्स होंगी जो इसको रूल्स के तहत मिलेंगी, इस एक्ट के तहत। फिर इसकी टर्म जो है वो 3 साल होगी, जो रिन्यू हो सकती है, जो बात बढ़ाई भी जा सकती है। और अगर ये रेजिग्नेशन करेगा तो फिर उसकी जगह नया बंदा जो है वो हुकूमत तैनात करेगी, और ये हुकूमत को देगा अपना, गवर्नमेंट को जो है वो अपना रेजिग्नेशन देगा। और अगर कमीशन अब एडवाइस दे हुकूमत को कि यार ये बंदा इनएफिशिएंट है और मिसकंडक्ट है, इसको चेंज करो, तो उसको चेंज करने के लिए प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर के थ्रू उसकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये तरीक़ेकार है इसको हटाने का। तो भाई ये चीफ प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है ये इसके इख्तियारात थे और उसके बारे में बातें थी। फिर जी कमेटी, कमीशन कोई भी किस्म की कमेटी बना सकता है और उसमें अपनी मर्जी के कोई भी बंदे ला सकता है और उसको कोई भी पावर या फंक्शन दे सकता है और कोई एक खास काम असाइन कर सकता है कि भाई ये तुमने काम करना है, तो इसको हम कहते हैं कि भाई कमेटी, ठीक है। कमीशन कमेटियां बना सकता है। फॉर एग्जांपल एक कमेटी उसने बना दिया कि जो नशे हैं उसको रोकथाम के लिए एक कमेटी बना दिया, तो उसने कुछ मेंबर्स को लिया और ये तो इस तरह करके किसी खास मकसद के लिए कमेटीज भी बना सकता है। फिर जी एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब जो चीफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, अब ये बात याद रखिएगा कि जो एनुअल रिपोर्ट है वो कौन बनाएगा, चीफ प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाएगा। तो चीफ प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो क्या करेगा, वो एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएगा। कब बनाएगा, फाइनेंशियल ईयर के आखिर में। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है जी, फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 31 जून तक होता है, ठीक है। ये आपका साल एक बनता है, ठीक है। 1 जुलाई से अगले साल के 31 जून तक, तो ये 12 महीने जो बनते हैं इसको एक फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर के एंड के 1 महीने के अंदर अंदर, यानी 1 जुलाई के बाद 1 महीने के अंदर अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर, 3 महीने से ज़्यादा लेट ना हो, तो इतने में वो एक पूरे साल की रिपोर्ट बनाएगा कि हमने पूरे साल में ये कारनामे किए, ये काम किए, ये हमारा ये सेमिनार किए, ये चीज़ें हमने की हैं।
तो और वो फिर उसका एक एनुअल रिपोर्ट बना के, यानी 1 जुलाई से लेकर अगस्त और फिर सितंबर, यानी 3 महीने के, पहले तो लिखा है कि 1 महीने के अंदर, मगर अगर लेट भी हो तो कम से कम 3 महीने के अंदर अंदर जो है उसको वो बनाएगा रिपोर्ट, और रिपोर्ट बना के सर्कुलेट करेगा, देगा किसको, टू द ऑल मेंबर्स ऑफ द कमीशन, कमीशन के तमाम मेंबर्स को। फिर क्या होगा, रिपोर्ट करेगा और सर्कुलेट करेगा उसको, ठीक है। और अगली मीटिंग जब भी होगी तो वो जो जो रिपोर्ट उसने बनाई है वो सर्कुलेट करेगा, और जब वो अप्रूव हो जाएगी कमीशन में तो फिर उसको प्रोविंशियल सूबाई असम्बली में भेज दिया जाएगा फॉर द अप्रेजल के लिए, ठीक है। तो चीफ प्रोटेक्शन ऑफिसर ने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना के वो सर्कुलेट की मेंबर्स ऑफ कमीशन में, कमीशन ने उसको देखा, कमीशन ने उसको अप्रूव किया, अप्रूव करके फिर असम्बली के अंदर भेज दी, वो जो केपीके की आपकी सूबाई असम्बली होगी उसमें, ठीक है जी। लास्ट है जी असिस्टेंट टू द कमीशन, कमीशन को जो है वो असिस्टेंस दी जाएगी, यानी जितने भी एग्जीक्यूटिव इदारे हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज होती हैं, जितने भी इदारे हैं, इसके अंदर आपका महकमा तालीम आता है, महकमा सेहत आता है, महकमा जो भी जितने महकमा, तो ये सारी की सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं या सिटीजन्स हैं, वो इस चीज़ के ऊपर पूरा जोर देंगे कि किसी भी किस्म की कोई मदद या असिस्टेंस चाहिए होगी कमीशन को, तो उसकी परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन, अपने कामों को मुकम्मल करने के लिए तो भाई असिस्टेंस देंगे। कौन जी, सिटीजन, आम आदमी भी देगा और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज भी देंगी। तो ये तरीक़ेकार है आपका इसका, जो आप कह लें कि कमीशन के बारे में सारी की सारी बातें थी। तो कोई भी किस्म का सवाल है तो आपने कमेंट में करना है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी नीचे बना रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें लाजमी, उसके अंदर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ये आज का था लेक्चर 2 काफ़ी लंबा हो गया, मगर डिटेल से समझाना मकसूद था। तो आई होप आपको ये लेक्चर सारा का सारा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपने जो है वो नेक्स्ट तमाम लेक्चर्स के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह इसके बाद टेस्ट भी लाजमी लेंगे एक अदद। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।